हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के छात्रों के लिए विज्ञान के कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है कक्षा 10 के सिलेबस में, उसमें जो प्रथम पार्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, इसकी बात करने वाले हैं आज। तो इस पार्ट में हमें ये देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं और किसी रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखते हैं। और सारा फोकस हमारा इस पार्ट पर रासायनिक अभिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस पर ही होने वाला है कि केमिकल रिएक्शंस कहते किसे हैं और ये किस प्रकार होती हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको जानने के लिए हमें जो है हमारे आसपास होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अभिक्रियाओं को जानने से पहले जो है हम परिवर्तन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे आसपास दैनिक जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप लोग देखते हो कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन प्रतिदिन होते रहते हैं। जैसे आप देखते हो कभी कोई चीज जलते हुए आपको दिखाई देती है, कभी आप देखते हो पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो वाष्प बन जाता है, ठंडा करते हो तो वो बर्फ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन जो है हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन होते हैं इनको मुख्यतः हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों प्रकार के परिवर्तनों की बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए पहले समझा जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं और इनमें जो है क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भौतिक परिवर्तन की। तो परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, यानी किसी चीज का बदल जाना, किसी चीज का बदल जाना, इसी को तो हम परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन जो है दो प्रकार का है, भौतिक तथा रासायनिक। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की बात, तो जब भी कोई फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि जिस पदार्थ में वो चेंज हो रहा होता है उस पदार्थ का रासायनिक संगठन जो होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि सारे पदार्थ जो है किसी ना किसी एलिमेंट के, किसी ना किसी तत्व के मिलकर के बने होते हैं। तो जब भी किसी पदार्थ में कोई ऐसा चेंज हो जाए, कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि उसके रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इस प्रकार का परिवर्तन जब किसी पदार्थ में होता है तो हम उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अभी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और जो है रासायनिक परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी किसी पदार्थ में, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यह है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पदार्थ था हमारा उसी की केवल अवस्था चेंज हो जाती है, उसी की केवल स्टेट चेंज हो जाती है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये बात हम भौतिक परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। और इसके अलावा ये है, अब इसके एग्जाम्पल समझ लिए जाए। तो सबसे जो है इजी एग्जाम्पल, जो सबसे आसान एग्जाम्पल हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है वो जल का ही है। तो आप देखते हो कि जो हमारा साधारण जल है, जो पानी होता है, वो तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव के रूप में आप दैनिक जीवन में अपने हम जो पानी पीते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो द्रव रूप में होता है। जब आप उसी पानी को जो है गर्म करते हो तो वही पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, गैस का रूप धारण कर लेता है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो पानी है, चाहे वो द्रव में रहे, चाहे वो ठोस में रहे, चाहे वो गैस में रहे, क्या उसकी रासायनिक संरचना में या रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है? तो उत्तर है नहीं। तो जैसा कि आप देखते हो कि जो जल का हमारा फॉर्मूला है वो H2O होता है, H2O।
जिस प्रकार जल का हमारा जो सूत्र H2O है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो जल वाष्प है और जो बर्फ है उसका भी सूत्र H2O ही होता है, अर्थात उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। उसके रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था बदल जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। और इसी प्रकार एक उदाहरण भौतिक परिवर्तन का जो है बड़ा आसान सा एक और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कागज है, तो ये कागज आपको पता है किसी ना किसी केमिकल का मिलकर के बना हुआ है ना। अब देख रहे हो कि आप इस कागज की कोई ना कोई एक शेप है और इसका कोई ना कोई एक आकार है ना। अगर मैं इस कागज को जो है फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनमें इस कागज की साइज तो छोटी हो जाएगी, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि क्या जो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हमें फाड़ने के बाद प्राप्त होंगे उनके केमिकल स्ट्रक्चर में, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि ये जो इतना बड़ा जो कागज है हमारा, ये जिस केमिकल से मिलकर के बना हुआ है, अगर इसको हम फाड़ के छोटा कर दें तो इसके अंदर का केमिकल तो चेंज हो नहीं जाएगा, नहीं होगा ना। तो यही है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होती है। तो आइए अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो हमारा पदार्थ होता है, तो जब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होती है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी किसी मैटर में, जब भी किसी पदार्थ में कोई केमिकल चेंज होगी तो क्या होगा कि उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, और जिसमें वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उस पदार्थ की अवस्था में, उसके रंग में जो है हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन में गैसों का निष्कासन भी होता है, यानी एक्सक्रीशन ऑफ गैस देखने को हमें मिलता है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम रासायनिक परिवर्तन को। तो जैसे कि सबसे आसान एग्जाम्पल हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का है कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो जब भी आप कोयले को जलाते हो, आप कोयले को जलाते, आपने देखा भी होगा जब कोयला बर्न करता है, जब कोयला जलता है तो उससे काला काला धुआं निकलता है ना धुआं। तो वो जो धुआं होता है वो एक गैस होती है। क्या होती है? गैस। जबकि कोयला जलने से पहले आपका ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में ला करके हम कोयले को जलाते हैं तो उस कोयले की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और जो है गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि जो कोयला है और ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूं, जैसे कार्बन है आपका, तो कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन जो आपका कोयला था वो ठोस था, इसको हमने ऑक्सीजन गैस की जो है के कांटेक्ट में ला करके हमने बर्न किया, उसको जलाया, तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, जो कि जो है कोयले से जिसके गुण अलग थे और इसकी अवस्था भी जो है अलग थी। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इसी रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमें जो है इस पाठ में डिटेल में बात करनी है। और एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के। जैसे अभी मैंने आपको कागज का एग्जांपल दिया कि कागज को अगर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो तो इसके केमिकल कंपोजिशन में अर्थात रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस कागज को जला दूं, मैं जो है माचिस लेकर के अगर इस कागज को जला दूं, तो आप देखोगे कि अभी ये जो कागज जब जलेगा तो आपको जो है धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो धुआं होगा वो तो गैस के रूप में ऊपर चला जाएगा, और ये जो कागज होगा वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऐश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस राख के जो गुण होंगे वो इस कागज के गुण से अलग होंगे। आपको पता ही है कि जब कागज को आप जला देते हो तो वो लिखने योग्य नहीं रह जाता है, वो ऐश में बदल जाता है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर, जो आपका रासायनिक स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है, और इसकी अवस्था भी चेंज हो जाती है, और इसके गुण भी चेंज हो जाते हैं। तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन।
और भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हैं जो हमारे शरीर के भीतर होते रहते हैं, जैसे आपकी पाचन प्रक्रिया है, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है, वो भी जो है हमारे शरीर में होने वाला एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि जब आप भोजन को खाते हो तो अंदर जब हमारे भोजन पहुंचता है तो बहुत सारे एंजाइम्स की सहायता से भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको जो है छोटी आंत तक पहुंचाया जाता है, जहां उसका अवशोषण होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। श्वसन जो आपकी जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस है आपकी, वो भी एक जो है केमिकल रिएक्शन होती है। आपको पता है कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो तो जो क्या करती है, जो भोजन हम खाते हैं वो उसके द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वही ग्लूकोज जलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, तो ये जो है हमारे शरीर के भीतर होने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखते हो लोहे पर जंग लग जाता है, तो लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो लोहे पर जंग कैसे लग जाता है कि जब आपका लोहा जो है नमी के क्षेत्र में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहा जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और फेरस ऑक्साइड की परत जो है लोहे के ऊपर जम जाती है, जिसे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। ठीक इसी तरह से आप देखते हो कि दूध के द्वारा जो दही जमता है तो ये भी एक जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप देखते हो कि जब दूध हम जमाते हैं, दूध जब फट जाता है तो उसका जो गुण, दूध के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। तो दूध से दही का जमना जो है एक बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसा कि आपने जो है पढ़ा होगा बायो में कि लैक्टोबैसिलस नामक एक हमारा बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण जो है दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं और इनमें मेनली डिफरेंस क्या है। तो अब आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें बात करनी है इस पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया की। इसकी बात करनी है रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने से पहले हमें इन परिवर्तनों के बारे में जान लेना जरूरी था। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो अब ये जो रासायनिक परिवर्तन जब भी किसी पदार्थ में होता है तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आइए देख लेते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन जिन जिन पदार्थों में होता है उनमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो आइए देखा जाए थोड़ा सा। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की। आइए बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो जैसा कि आपने देखा कि जो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो क्या होता है कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसके गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से अलग होते हैं। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं, इनकी सहायता से जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के भीतर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करने की जो विधि होती है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो है दो प्रकार से चीजों को हम लिखते हैं। हम जो है बीच में एक एरो का यूज करते हैं और उस एरो के बाईं ओर जितनी चीजें हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो आप देख रहे हो कि एरो के बाईं ओर ये जो हमने लिखा हुआ है तो इसका इस केमिकल रिएक्शन का ये अभिकारक है, बाईं ओर वाला जो लिखा हुआ है तो ये अभिकारक हो गया आपका। और दाहिनी ओर जो है आपका वो होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएजेंट एंड प्रोडक्ट दो चीजें किसी भी केमिकल रिएक्शन में होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि कोई भी रिएक्शन अगर हमें दिया है तो ये जान लिया जाए, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि
जो आपका परिवर्तन हुआ है वो भौतिक है कि रासायनिक है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको पहचानने के लिए अगर आपको ये चारों बिंदु पता है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि जो आपकी अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्या क्या है वो चार बिंदु? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय जो है जो आपका पदार्थ था जिसमें वह अभिक्रिया हुई है उसके रंग में भी, उसके कलर में भी चेंज हो सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, तो जब आपके किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके ताप में, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें गैसों का उत्सर्जन होता है, गैसों का एक्सक्रीशन होता है। तो इन चारों पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट आपका फॉलो हो रहा है तो जान लीजिए कि आपकी वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए थोड़ा समझा जाए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो वो वियोजित हो जाता है, वो टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अर्थात ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आइए दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कोयले का दहन जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ भी गैस निकल रही है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सेम इसी प्रकार यहाँ आप देखिए कि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको जलाने से पहले रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ लेते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो वायुमंडल में हमारी जो ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है उससे अभिक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एक बार बन जाता है तो आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जलता नहीं है, सही से जलता नहीं है। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसको रगड़ लेते हैं। तो चौथा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिंक की अभिक्रिया, जब आप जिंक में डालते हैं तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो आपको पता ही है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तनु तथा सांद्र, यानी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। डाइल्यूट एसिड आपका होता है ऐसा अम्ल जिसमें जो है जल की मात्रा जब अधिक होती है तो उसको हम बोलते हैं तनु अम्ल। और वही जब उसमें जल की मात्रा कम रहेगी, जब वो शुद्ध प्योर एसिड रहेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये सांद्र अम्ल है, कंसंट्रेट एसिड है। तो जब आप जिंक के टुकड़े पर जो है डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 गिराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा या आने वाली कक्षाओं में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया होती है और ये जो जिंक है ये अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को जो है विस्थापित कर देता है। और विस्थापन का ये नियम भी है जिसके लिए जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है और कौन सी धातु नहीं कर सकती। तो उसकी बात हम जो है इसी दूसरे लेक्चर में अवश्य करेंगे। तो अभी आपको केवल यही इतना ही जानना है कि यहाँ पर जब आप जिंक की क्रिया तनु H2SO4 से कराते हो तो क्या होता है कि जिंक जो है H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट नामक लवण का निर्माण करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ गैस निकल रही है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में दो चीजें होती हैं, एक आपका अभिकारक होता है और एक आपका उत्पाद होता है। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है जबकि उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मुख्यतः जो है ऊष्मा निकलने के आधार पर या ऊष्मा शोषित करने के आधार पर, ऊष्मा की मात्रा के आधार पर जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है? देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करवाने के लिए हमें जो है
बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात हमें जो है पदार्थ को गर्म करना पड़ता है। और कुछ जो है रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो स्वतः ही हो जाती हैं, उनमें हमें जो है बाह्य ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती है, हमको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है आपका, जो फोर्थ रिएक्शन मैंने लिखा है, तो ये आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है। तो जैसे ही आप जिंक के टुकड़े को मान लीजिए आपने एक बीकर में ले रखा है, तो जब आप उसके ऊपर तनु H2SO4 गिराएंगे तो वो स्वतः ही रिएक्शन कर लेगा और आपको जो है हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। और जो है आपका जो बर्तन होगा जिसमें आपने अभिक्रिया करवाई है उसका ताप बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें जो है तापमान की जरूरत पड़ती है, हमें बाहर जो है ऊष्मा देनी पड़ती है या हमें दाब देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन होते हैं। जैसे आपने जो है देखा होगा कि हैबर विधि के द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो वहां पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशन होती हैं, तब वो रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस प्रक्रिया में जो है ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है, सॉरी ऊष्मा जो है देनी पड़ती है, माफ कीजिएगा, ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसा कि आपको ये पहले एग्जांपल में भी दिख जाएगा, जैसे आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हो तो हमें उसको गर्म करना पड़ता है, वो स्वतः ही वियोजित नहीं होता है। तो मुख्यतः जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हमें जो है ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्मा दे करके जो है हम जो अभिकारक होता है उसको उत्पाद में तोड़ देते हैं और हमें जो है कोई ना कोई गैस प्राप्त हो जाती है। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपने देखा, ऊष्मा निकलने या ऊष्मा शोषित करने के आधार पर। दूसरा प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा निष्कासित होती है, ऊष्मा निकलती है और वो प्रक्रिया स्वतः ही हो जाती है, वो अभिक्रिया स्वतः ही हो जाती है, तो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए हमें जो है ताप, दाब आदि कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो वहां पर जो है हमें बाह्य ऊर्जा देनी पड़ती है, तो वो अभिक्रिया होती है आपकी ऊष्माशोषी। क्या होती है? ऊष्माशोषी होती है। तो अब आपको जो है बहुत सारी बातें बेसिक्स क्लियर हो गया कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन होने जब होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और अभिकारक की में आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रियाएं दो प्रकार की हमने देखी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्मा के उत्सर्जन या ऊष्मा के अवशोषण के आधार पर है ये दोनों प्रकार। और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनके अन्य भी बहुत सारे प्रकार हैं जिनकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनन अभिक्रिया, बहुत सारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इन सभी प्रकारों की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख करके जो है बेसिक्स जान लीजिएगा और हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की चर्चा जो है विस्तृत रूप से अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।